प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल पोएम के बारे में, द सी एंड द स्काईलार्क बाय जियार्ड मैनले हॉपकिंस। ये पोएम नेचर की सुंदरता और इंसान की ज़िंदगी के कॉन्ट्रास्ट को दिखाती है। इसमें समुद्र की आवाज़ और एक चिड़िया स्काईलार्क की गीत के ज़रिए हॉपकिंस हमें एक गहरा मैसेज देते हैं। तो चलो लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझते हैं और मैं तुम्हें इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा कि तुम भी इसकी खूबसूरती को महसूस करोगे। तो रेडी हो, लेट्स स्टार्ट। ये पोएम शुरू होती है एक ड्रामेटिक सीन के साथ। हॉपकिंस कहते हैं कि उनके कानों में दो आवाज़ें गूंज रही है जो इतनी पुरानी है कि कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये दो आवाज़ें हैं समुद्र की लहरों की आवाज़ और स्काईलार्क का गीत। ये दोनों नेचर के एलिमेंट्स हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं और इनकी आवाज़ में एक टाइमलेस ब्यूटी है। सोचो, तुम बीच पे खड़े हो और एक तरफ समुद्र की लहरों की आवाज़ें गूंज रही हैं, दूसरी तरफ एक चिड़िया अपना गीत गा रही है। ये आवाज़ें इतनी पुरानी हैं कि लगता है ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। हॉपकिंस यहाँ नेचर की पावर और इटर्निटी को दिखाते हैं। यहाँ हॉपकिंस समुद्र की लहरों को डिस्क्राइब करते हैं। ट्रेंच का मतलब है एक गड्ढा या खाई, और यहाँ वो समुद्र के किनारों को दिखाते हैं जहाँ लहरें टकराती है। रैम्स का मतलब है तेजी से बढ़ना या धकेलना, तो ये लाइन बोलती है कि समुद्र की लहरें तेजी से किनारे से टकराती है जैसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स हो। अब सोचो, समुद्र का वो जोश जब लहरें तेजी से किनारे से टकराती हैं, ये एक ऐसी ताकत है जो रुकती नहीं, बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। हॉपकिंस इस लाइन में समुद्र की रॉ एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ये लाइन समुद्र के मूड स्विंग्स को दिखाती है। कभी समुद्र की लहरें तेजी से आती है, कभी धीरे पड़ती है, कभी वो धीमी सी आवाज़ करती है और कभी पूरा जोर से गूंजती है। ये समुद्र का वर्सटाइल नेचर है जो कभी शांत कभी एग्रेसिव होता है। समुद्र कभी शांत होता है जैसे कोई धीमी आवाज़ में गा रहा हो, और कभी इतना ज़ोर से गूंजता है कि दिल धड़क जाता है। हॉपकिंस यहाँ समुद्र के अलग अलग रूप दिखाते हैं, कभी शांत कभी वाइल्ड। यहाँ हॉपकिंस कहते हैं कि ये समुद्र की आवाज़ हमेशा से चल रही है और जब तक चांद अपनी जगह पे है तब तक ये चलती रहेगी। वियर एंड वेंट का मतलब है चांद का धीरे धीरे घिसते हुए चक्कर लगाना। ये लाइन नेचर की कंटिन्यूटी और टाइमलेसनेस को दिखाती है। सोचो, जब तक चांद अपना सफ़र जारी रखेगा तब तक ये समुद्र की आवाज़ भी गूंजती रहेगी। ये नेचर का वो इटर्नल म्यूज़िक है जो कभी नहीं रुकता। हॉपकिंस यहाँ नेचर के अमर होने का आइडिया देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है समुद्र से एक चिड़िया स्काईलार्क की तरफ। हॉपकिंस कहते हैं कि उनके लेफ्ट हैंड साइड ज़मीन से दूर वो स्काईलार्क को उड़ते हुए सुनते हैं। स्काईलार्क एक ऐसी चिड़िया है जो उड़ते वक्त अपना गीत गाती है और उसका उड़ना एक स्पिरिचुअल एसेंट जैसा लगता है। अब हॉपकिंस का ध्यान समुद्र से हटकर एक छोटी सी चिड़िया स्काईलार्क पे जाता है। ये चिड़िया जब उड़ती है तो उसका गीत आसमान में गूंजता है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो दिल को छू जाता है, जैसे कोई डिवाइन म्यूजिक बज रहा हो। ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत सुंदर है। स्काईलार्क का गीत रैश फ्रेश है, मतलब नया और एनर्जेटिक। रिवाइंडेड और न्यू स्काइंड का मतलब है जैसे कोई थ्रेड या म्यूजिक का तार दोबारा से फ्रेश तौर पे बांधा गया हो। स्कोर, यहाँ स्कोर उसके गीत को रेफर करता है, तो ये लाइन बोलती है कि स्काईलार्क का गीत एक नए फ्रेश और वाइब्रेंट म्यूजिक की तरह है। स्काईलार्क का गीत सुनो। ये बिल्कुल फ्रेश और जोश से भरा हुआ है, जैसे कोई नया म्यूजिक का तार बजाया गया हो जो दिल को एकदम नई एनर्जी दे देता है। हॉपकिंस इस लाइन में स्काईलार्क के गीत की प्योरिटी और फ्रेशनेस को दिखाते हैं। ये लाइन स्काईलार्क के उड़ने और गाने के एक्शंस को डिस्क्राइब करती है। उसका उड़ना क्रिस्प और कर्ल जैसा है, मतलब क्रिस्प और कर्ली मूवमेंट्स जैसे हवा में तेज़ी से घूमते हुए। वाइल्ड विंच व्रिल का मतलब है एक वाइल्ड स्पिनिंग मोशन, और पोर का मतलब है उसका गीत जैसे बहता हुआ पानी। ये सब एक एनर्जेटिक और फ्री इमेज बनाता है। अब सोचो, स्काईलार्क को आसमान में तेज़ी से उड़ते हुए, उसके विंग्स हवा में क्रिस्प और कर्ली मूवमेंट्स बनाते हैं। उसका गीत जैसे कोई झरना है जो बहता ही जाता है। ये लाइन नेचर की फ्रीडम और एनर्जी को दिखाती है। यहाँ स्काईलार्क का गीत इतना एबेंडेंट है कि वो पेल्ट करता है, मतलब जैसे बारिश की बूंदें तेज़ी से गिरती है। ये म्यूज़िक इतना ज़्यादा है कि ना तो ये ख़त्म होता है और ना ही वेस्ट होता है। स्काईलार्क अपना पूरा दिल उस गीत में डाल देती है।
स्काइलार्क का गीत इतना पावरफुल है विद्यार्थियों कि जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हों। ये म्यूज़िक कभी ख़त्म नहीं होता, ना ही वेस्ट होता है। ये नेचर का वो प्योर और एंडलेस गिफ्ट है जो हमेशा देता ही जाता है। अब हॉपकिंस नेचर से इंसान के बनाए वर्ल्ड की तरफ आते हैं। समुद्र और स्काइलार्क की ये दोनों आवाज़ें हमारे शैलो यानी सरफेस लेवल और फ्रेल यानी कमज़ोर शहरी जीवन को शर्मिंदा करती है। नेचर का ये प्योर और पावरफुल एग्जिस्टेंस हमारे आर्टिफिशियल वर्ल्ड के सामने एक चैलेंज है। हॉकिंस बोलते हैं हाउ दीज टू सेम दिस सैलो एंड फ्रेल टाउन। यहाँ सैलो का मतलब है सरफेस लेवल, यानी हमारा शहरी जीवन, हमारा वर्ल्ड जो हमने बनाया है वो बस ऊपर ऊपर से सुंदर दिखता है, लेकिन असल में इसमें कोई गहराई नहीं है। जैसे हम अपने फ़ोन्स, बिल्डिंग्स और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना खोए रहते हैं कि हम जिंदगी के असली मीनिंग से दूर हो गए हैं। ये सैलो वर्ड यहाँ हमारे वर्ल्ड की वो कमज़ोरी दिखाता है जो सिर्फ सरफेस पे है। मतलब बाहर से तो सब शाइनी लगता है, पर अंदर से ये खाली और बेमज़ा है। समुद्र और स्काइलार्क की प्योरिटी के सामने हमारा ये ऊपर ऊपर का जीवन शर्मिंदा हो जाता है। तो जब हॉपकिंस सैलो बोलते हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड बस सरफेस लेवल पर जी रहा है, उसमें कोई डेप्थ या सोल नहीं बचा। ये लाइन बोलती है कि समुद्र और स्काइलार्क की आवाज़ें हमारे सॉर्डिड यानी गंदा, करप्ट और टर्बिड, क्लाउडी, कंफ्यूज्ड वक्त के खिलाफ गूंजती है। ये नेचर का प्योर और क्लियर एग्जिस्टेंस हमारे मैसी मटेरियलिस्टिक जीवन के सामने एक कॉन्ट्रास्ट बनाती है। समुद्र और स्काइलार्क की आवाज़ें हमारे गंदे और कंफ्यूज्ड ज़माने के खिलाफ एक क्लियर, प्योर आवाज़ की तरह गूंजती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितना उलझ गए हैं अपने आर्टिफिशियल दुनिया में। यहाँ हॉपकिंस नेचर को प्योर कहते हैं और इंसान को लाइफ्स प्राइड एंड केयर फॉर क्राउन कहते हैं। मतलब हमें लगता है कि हम जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जैसे कोई क्राउन या ट्रॉफी। लेकिन ये आयरनी है, क्योंकि हम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं पर हम नेचर की प्योरिटी के सामने फेल हो रहे हैं। हॉपकिंस कहते हैं कि नेचर तो प्योर है, लेकिन हम इंसान जो खुद को ज़िंदगी का क्राउन समझते हैं उसकी प्योरिटी के सामने कुछ नहीं। हम अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, लेकिन असल में हम नेचर से बहुत दूर हैं। यहाँ हॉपकिंस बोलते हैं कि हमने वो चेयर और चार्म खो दिया है जो धरती के स्टार्टिंग डेज यानी पास्ट प्राइम में था। ये एक रेफरेंस है नेचर के उस अनटच्ड स्टेट को जो अब हमने अपने एक्शन से ख़राब कर दिया है। हमने वो खुशी और सुंदरता खो दी है जो धरती के शुरुआती दिनों में थी। सोचो, जब धरती एकदम प्योर और अनटच्ड थी, वो चार्म अब हमने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीड से ख़त्म कर दिया है। ये लाइन बोलती है कि हम इंसान जो खुद को क्रिएटर समझते हैं, अपने बनाए हुए सिस्टम्स और अपने एग्जिस्टेंस को खुद ही तोड़ रहे हैं। मेक एंड मेकिंग का मतलब है हमारा बनाया हुआ सब कुछ, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, सब टूट रहा है। ये लाइन हमें हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। ये पोएम की लास्ट लाइन है और ये बहुत पावरफुल है। हॉपकिंस कहते हैं कि हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं और एक दिन हम लास्ट डस्ट तक पहुंच जाएंगे, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और ये भी कहते हैं कि हम वापस उस फर्स्ट स्लाइम की तरफ जा रहे हैं जो शायद एवोल्यूशन के शुरुआती स्टेज या नेचर के रॉ फॉर्म को रेफ़र करती है। ये एक वार्निंग है कि हम अपने एक्शन से अपना ही एंड कर रहे हैं। हॉपकिंस यहाँ एक बड़ी वार्निंग देते हैं, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं और एक दिन बस डस्ट ही बचेगा और हम वापस उस शुरुआती स्लाइम की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। ये एक वेकअप कॉल है कि हमें नेचर के साथ रिकनेक्ट करना होगा।